हेलो दोस्तों, आज हम आपके प्रीमिक्स के 14th सेशन में एंड हर रोज की तरह आज हम आपके लिए फिर से 5 हाई वैल्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपकी प्रीमिक्स में हर रोज डिस्कस होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि कोशिश मेरी यही रहेगी कि कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दिए जाएं, कुछ मैप से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएं, ताकि एग्जाम पर पहुंचने तक आपके सारे मिसलेनियस और ट्रिवियल टॉपिक्स भी कवर हो जाएं। ठीक है जी, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। आपको हमारे सारे पेड कोर्सेज के बारे में आइडिया है। 2019 के लिए एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है और बहुत ही जल्द एक मेंस की टेस्ट सीरीज आने वाली है। सो डेफिनेटली अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू शुड एनरोल एटलीस्ट टू अ सिंगल टेस्ट सीरीज। रीजन क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम जिसके में बहुत मेंस आते हैं स्टूडेंट्स के कि मैम टाइम टेबल नहीं बन रहा। द शेड्यूल ऑफ द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है ना, वो एग्जैक्टली ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि वो हमारे टाइम टेबल से मैच करता है जैसे हम पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका इकोनॉमी और पॉलिटी का कंपोनेंट चल रहा है ना, तो जो हमारे पहले 6 टेस्ट हैं वो कंप्लीटली जनवरी से लेके और जून तक के करंट अफेयर्स कवर करते हैं, राइट, फॉर नेक्स्ट 2 months, सो दैट आपके कुछ कंपोनेंट जीएस के कवर जब तक हो तब तक आप पिछले जितने भी करंट अफेयर्स है वो कवर कर लो, क्योंकि आपने एग्जाम में देखा होगा पिछले 2-2 साल के करंट अफेयर्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि इस साल के करंट अफेयर्स के साथ हम टेस्ट सीरीज में पिछले साल के करंट अफेयर्स भी शुरू करें। तो जितने भी दोस्तों को टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज हमारे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के स्केड्यूल को देखिए, उसको फॉलो कीजिए और उससे अपना टाइम टेबल एकदम से फॉर्म कर लीजिए। ठीक है जी, ओके। 2018 के लिए मेंस क्रैश कोर्स चल रहा है। बहुत से बच्चे पूछते हैं मैम क्या इनसे कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा? अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु आर स्टिल एनरोलिंग। सी कोर्स डिजाइन ही इस तरह से किया गया है सो दैट आपका क्विक रिवीजन हो जाए हर चीज का, क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द स्टैटिक टॉपिक्स, कुछ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द डायनामिक टॉपिक्स एज वेल, और बिल्कुल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। जैसे आपको आंसर एग्जाम में करना है एग्जैक्टली वैसे मॉडल आंसर्स हैं, सो दैट यू कैन प्रिपेयर बहुत ही ज्यादा एलैबोरेटली एंड जल्दी। ठीक है जी, और इस सभी कोर्सेज पे अभी 31 तारीख तक 10% ऑफ चल रहा है जिसका कोड है स्लीपी 100K। ठीक है जी, ओके। अब अपने सवालों पे चलते हैं। हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट विद एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्या होता है। ठीक है जी, ओके। अपने ऑप्शंस पे आते हैं। पहला ऑप्शन है द इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म केपीएमजी। तो क्या ये इंडेक्स केपीएमजी रिलीज करता है या नहीं करता है, आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा ऑप्शन कहता है इंडिया रैंक्स 13th दिस ईयर। 2016 में इंडिया की रैंक 9 थी और 2017 में इंडिया की रैंक 8 थी। इसका मतलब है कि 2016 में 9, उसके बाद इंप्रूव होके 8th रैंक पे आ गया और अब और भी ज्यादा इंडिया की रैंक डिटीरियोरेट हो गई। अब इंडिया की रैंक क्या हो गई है? 13th। ठीक है जी, ओके। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि एज पर दिस रिपोर्ट है ना, जो कॉन्फिडेंस इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस एंड डीमोनेटाइजेशन में हैव डेटर्ड इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये ऑप्शन आपको कब समझ में आएगा? जब आपको पता हो कि एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स ना बेसिकली जितनी भी फर्म्स आपकी कंट्री में एफडीआई इन्वेस्टमेंट करती है उनका कॉन्फिडेंस बताता है कि हाउ कॉन्फिडेंट दे आर कि आपकी कंट्री में एफडीआई में इन्वेस्ट करने से उनको फायदा होगा या नहीं होगा। बेसिकली वो आपकी पॉलिटिकल सिनारियो, इकोनॉमिक सिनारियो, इन सब सिनारियोज को कंसिडर करते हैं। देन दे कैलकुलेट कि क्या उनकी फर्म्स है, जो बड़ी बड़ी फर्म्स के सीईओ है, क्या उनकी फर्म्स जो है आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए उन्हें, क्या उन्हें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, उनकी कॉन्फिडेंस कितनी है आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने की, इसके बारे में ये इंडेक्स बताता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी रैंक 9 थी तो कॉन्फिडेंस ज्यादा था, है ना, 8 हो गई तो और बढ़ गया, पर 8 से 13 हो गई, डिटीरियोरेट हो रही है, कॉन्फिडेंस की वैल्यू बढ़ रही है, 8 से 13 हो रही है बट रैंक भी तो 13 हो रही है। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस गिर रहा है, आप लिस्ट में नीचे आ गए हो। ठीक है, तो नीचे आने का रीजन क्या बोल रहा है ये कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस की एकदम से जीएसटी इंप्लीमेंटेशन कर दिया गया, उसमें कुछ चैलेंजेस आए और जो 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई, इन दोनों की वजह से इन्वेस्टर्स में डेटरेंस आ गया है कि नहीं, हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे आपके ऑप्शंस कह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी इसमें से क्या क्या करेक्ट है। ओनली 3, 1 and 3, ओनली 1 and 2, 1, 2 and 3। ठीक है, ओके। 2 मिनट
सोचिए इंडेक्स क्या कहता है, मैंने आपको समझा भी दिया, एंड देन सी इफ द ऑप्शंस आर करेक्ट और नॉट। ठीक है जी, ओके। तो आपका आंसर है ओनली 3। ठीक है कि हाँ, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस और डिमोनेटाइजेशन की वजह से इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने से कम हो गया है। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑप्शन में क्या, दिस इज नॉट केपीएमजी, कोई और फर्म है जिसका आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में क्या गलत है, इट इज नॉट 13 दिस ईयर, इसका रैंक 11th है, तो यहां पे रैंक क्या होना चाहिए, 11th होना चाहिए। 9th एंड 8th रैंक बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है जी, तो यहां पे आपको मैंने हिंदी से सारा डेटा दिया है, जो एग्जैक्टली वहां दिया हुआ है कि जो ये इंडेक्स है ये कौन सी फर्म देती है ना, ये किस बारे में है इंडेक्स, इंडिया की क्या रैंक आई है, क्यों इंडिया की रैंक कम हो गई है, और इंडिया के नोटेबल रिफॉर्म्स जो कि इंडिया के बेनिफिट में रहे हैं वो क्या कहते हैं। तो डू रीड दिस, ऐड दिस टू योर नोट्स एंड इट विल हेल्प यू आउट इन दी प्रीलिम्स। ठीक है, ओके। अगले सवाल पे आते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन सत्यनिष्ठा, क्या है मिशन सत्यनिष्ठा का ऑब्जेक्टिव? पहला ऑप्शन क्या कहता है, टू सेंसिटाइज ऑल रेलवे ऑफिसर्स एंड सुपरवाइजर अबाउट द नीड टू अडहियर टू इथिक्स एंड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। रेलवे ऑफिसर्स को इथिक्स और प्रोबिटी के बारे में, उसको अपनी पब्लिक लाइफ में जो उनकी आम आदमी के साथ डीलिंग्स है उसमें मेंटेन करने के बारे में ये मिशन सत्यनिष्ठा बात करता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, to sensitize all government employees about the need to adhere to morals and ethics in public life। यहां क्या बोल रहा है, रेलवे ऑफिसर्स को इथिक्स और प्रोबिटी की बात करता है। ये यहां कह रहा है कि मिशन सत्यनिष्ठा के हिसाब से सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मॉरल और इथिक्स फॉलो करने की बात करता है पब्लिक लाइफ में। थर्ड कहता है टू इंश्योर दैट ऑल द सिटीजन चार्टर्स, है ना, इट शुड बी फॉलोड विदाउट करप्शन। चौथा कहता है नन ऑफ द अबव। तो जस्ट पॉज कीजिए, सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, और द ऑप्शन विच फॉलोज इज ए ऑप्शन, कि टू सेंसिटाइज ऑल रेलवे ऑफिसर्स एंड सुपरवाइजर अबाउट द नीड टू अडहियर टू इथिक्स एंड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। तो ये स्पेसिफिकली रेलवेज को केटर करता है मिशन सत्यनिष्ठा। कभी कभी हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वाला भी करेक्ट कर सकते हैं, बट नहीं, डू रिमेंबर मिशन सत्यनिष्ठा केटर स्पेसिफिकली टू दी रेलवे ऑफिसर्स एंड सुपरवाइजर्स। ठीक है जी, अगले सवाल पे आते हैं। रिसेंटली 10th ब्रिक समिट वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। यूजुअली हम यही याद कर लेते हैं 10th ब्रिक समिट हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि पहला कहां हुआ था और अगला कहां होना चाहिए। आई होप यू राइटिंग इट डाउन। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रिक समिट वाज हेल्ड इन 2008 इन रशिया। सेकेंड है इंडिया इज गोइंग टू होस्ट द नेक्स्ट ब्रिक समिट इन 2020। तो आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सा फॉल्स है। 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए वीडियो, सोचिए इसके बारे में, और हमारा आंसर है बोथ 1 and 2 दोनों ही फॉल्स हैं। बिल्कुल सही है, पहला ब्रिक समिट रशिया में हुआ था, बट 2009 में हुआ था पहला, 2008 में नहीं हुआ था। नेक्स्ट है इंडिया इज गोइंग टू होस्ट द नेक्स्ट ब्रिक समिट इन 2020, बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है ये चीज। इंडिया कब नेक्स्ट समिट करेगा इसके बारे में 2020 से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो आपकी दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हो जाती हैं वो फॉल्स हो जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं, मैंने ब्रिक्स के बारे में ब्रिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से थोड़ा सा डेटा कलेक्ट किया है, मेक श्योर यू रीड इट। कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या आता है आपका, डिजीज स्पेशल। ठीक है, तो डिजीजेस आपने लिखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बायोलॉजी का। कौन सा डिजीज किस वायरस से होता है ना, कौन सा डिजीज कौन सी विटामिन या कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको डेफिनेटली आना चाहिए। यूपीएससी के साथ साथ सारे स्टेट एग्जाम्स या बाकी गवर्नमेंट एग्जाम में हर साल एक सवाल इससे आता ही आता है। तो आज का आपका सवाल है, इन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया रूबेला वैक्सीन इज इंक्लूडेड। तो रूबेला इज अ डैश डिजीज, रूबेला इज अ वायरल डिजीज, रूबेला बैक्टीरियल डिजीज है, रूबेला एक इन्फ्लुएंजा का डिजीज है, या रूबेला प्रोटोजोअन डिजीज है, प्रोटोजोआ से कॉज होता है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, हमने रूबेला सुना होगा, बट क्या ये वायरस से कॉज हो रहा है, बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है, ये सब छोटी छोटी चीजें जो हमको डिजीज के बारे में पता होनी चाहिए। तो आज ये क्वेश्चन इसलिए दिया है सो दैट गो बैक होम, जितनी भी डिजीजेस के बारे में आपको डेटा मिलता है ना, जो डिजीजेस इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में है, किससे होती है, इनके लिए कौन से बैक्टीरिया कौन से वायरस
रिस्पॉन्सिबल है, उन सब के बारे में आप आज एक नोट बना के अपने पास रख लें और साल में और जिन जिन डिजीजेस की बात होती जाए उनके बारे में भी एक नोट बना ले। ओके, तो रुबेला इज अ वायरल डिजीज, ठीक है जी। ओके, सो रुबेला इज ऑल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स, जो कि स्पेसिफिकली रुबेला वायरस से होता है, ठीक है जी। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग द नेम ऑफ द स्टेट। कुछ वेस्ट बंगाल से रिलेटेड न्यूज है, कुछ बांग्ला नाम करने की न्यूज आपने सुनी होगी। तो अगर किसी भी स्टेट का आपको नाम चेंज करना है तो इसमें से क्या क्या ट्रू है। सो अ बिल contemplating this can be introduced in the parliament with the prior recommendation of president only। ऐसा बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस्ड सिर्फ प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ही हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन है, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल President has to refer the bill to the state legislature concerned for expressing its views within a specified time period। बिल को रेकमेंड करने से पहले प्रेसिडेंट को ये बिल्स उस कंसर्न, मतलब अगर किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम चेंज करने की बात होगी तो उस स्टेट लेजिस्लेचर को भेजना है कि आप अपने व्यूज दो कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई कर दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन है, द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली इफ द व्यूज आर रिसीव्ड इन टाइम। तो टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया, अगर तो वो स्टेट उस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट को अपना व्यू भेज दे तब तो प्रेसिडेंट इज बाउंड, उसे मानना ही पड़ेगा। बट अगर आफ्टर दैट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड भेजे तो प्रेसिडेंट विल नॉट बी बाउंड, ही विल बी बाउंड ओनली इफ द व्यूज आर रिसीव्ड इन टाइम। कौन सा टाइम? स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, इट इज नेसेसरी टू मेक अ फ्रेश रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर एवरी टाइम एन अमेंडमेंट टू द बिल इज मूव्ड एंड एक्सेप्टेड इन द पार्लियामेंट। कि हर बार उस बिल में अगर कुछ चेंजेस की बात होती है तो हर बार स्टेट लेजिस्लेचर से बार बार पूछना जरूरी है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ट्रू है। 1 and 2 only, 1, 2 and 4 only, 1, 2 and 3 only, all of the above, ठीक है जी। ओके, 2 मिनट पॉज कीजिए। यू हैव सीन पॉलिटी के सारे लेक्चर्स, 2 मिनट सोचिए एंड देन इसको आंसर कीजिए। तो आपका आंसर है 1 and 2 only, कि ऐसा बिल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही जाना चाहिए। बिफोर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को ये बिल रेफर करना है स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अपने व्यूज दे। लेकिन थर्ड एंड फोर्थ गलत क्यों है कि चाहे एक लेजिस्लेचर का कुछ भी व्यू हो, चाहे वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में दे या स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में व्यूज ना दे, प्रेसिडेंट कभी भी बाउंड नहीं होता बाय द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट गलत क्यों था, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक अ फ्रेश रेफरेंस। जितनी भी बार चेंजेस होंगे हर बार स्टेट को पूछना जरूरी नहीं है। अगर आपको आंसर आता था वेल एंड गुड, नहीं आता है चैप्टर 1 लक्ष्मीकांत का पढ़िए, ये चारों लाइंस एग्जैक्टली वहां से उठाई गई हैं ऐसी की ऐसी। तो मेक श्योर यू गो बैक टू लक्ष्मीकांत, रीड दिस एंड देन आंसर द क्वेश्चन अगेन, ठीक है जी। ओके, तो आज के बोनस सवालों पे आते हैं। मैथ स्पेशल, Which of the following are tiger reserves? Tiger reserves, elephant reserves, ये सब चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो चार कौन कौन सी चीजों की हम बात करें, सिमलीपाल इन उड़ीसा, गहिरमता इन उड़ीसा, पन्ना इन मध्य प्रदेश एंड बंडीपुर इन कर्नाटका। सो इनमें से कौन सा एक टाइगर रिजर्व भी है? आपका ऑप्शन है 1, 2 and 3 ओनली, 1, 3 and 4 ओनली, 2 and 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इनमें से कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं। ओके, तो आपका आंसर है 1, 3 and 4 ओनली, 2 नहीं है। बेसिकली जो गहिरमता बीच है उड़ीसा में, दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू द ऑलिव रिडले टर्टल्स, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था इस साल कि गहिरमता बीच ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए है। तो अगर आपको ये सिर्फ गहिरमता बीच भी पता था तब भी आप कहीं ना कहीं इसको एलिमिनेशन शुरू कर सकते थे, ठीक है जी। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। मैंने यहाँ पे बताया हुआ है गहिरमता बीच के बारे में, डेफिनेटली आप इसको पढ़िए एंड यू विल गेट सम आइडिया। ओके, टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया का मैप भी दे रखा है ना, तो इनको भी मेक नोट ऑफ इट और इसको धीरे धीरे याद भी करते रहिए, ठीक है जी। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। ऐप स्पेशल, एक ऐप आई है, द ऐप खान प्रहारी हैज बीन लॉन्च टू। तो खान प्रहारी ऐप किस लिए लॉन्च हुई है? पहला है, इट एक्ट्स एज एन एजेंट इन फैसिलिटेटिंग बैंक एंड बैंक रिलेटेड सर्विसेज स्पेशली इन अनबैंक्ड एरियाज ऑफ द कंट्री। ये बैंक और बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज से रिलेटेड ऐप है।
रिपोर्ट एनी एक्टिविटी टेकिंग प्लेस रिलेटेड टू इलीगल कोल माइनिंग। क्या खान प्रहारी एक्ट कोल माइन इलीगल कोल माइनिंग से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट कहता है फैसिलिटेटर्स, इट्स नॉट डेट इट्स डेटा, facilitating data to senior IAS bureaucrats who had been roped in as Prabhari officers for the rapid transformation of 115 backward districts across the country। तो क्या ये खान प्रहारी ऐप जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है जिन्हें आज प्रभारी ऑफिसर्स बनाया गया है उन्हें डेटा देती है। फोर्थ ऑप्शन कहता है टू रिपोर्ट वायलेशन ऑफ मॉडल कंडक्ट code of conduct that comes into effect from date of announcement of elections and goes on till a day after the polls। क्या ये डेटा या क्या ये ऐप रिपोर्ट करती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस को। तो सोचिए क्या ये बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड है, क्या ये इलीगल कोल माइनिंग से रिलेटेड है, क्या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैकवर्ड एरियाज के बारे में जो प्रभारी ऑफिसर्स असाइन किए गए हैं उनके लिए है, या फिर ये वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए है। तो इसका आंसर है बी, जितनी भी इलीगल कोल माइनिंग है इंडिया में उसको रिपोर्ट करने के लिए आपके लिए खान प्रहारी ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है जी, ओके। तो आज के सारे सवाल यही खत्म होते हैं। तो आपने आई होप वो कोट सुना होगा हिंदी में। हेलो, ओके। अ रिवर कट्स थ्रू रॉक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट बिकॉज ऑफ इट्स परसिस्टेंस। एक हिंदी में कोट था, मैं बिल्कुल भूल गया आपको बताना। करंत करंत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आई होप आपको इसका मतलब पता है, नहीं पता है डेफिनेटली गूगल कीजिए। बट आज का कोट हमें कहता है कि धीरे धीरे काम करने से ही आपको सफलता मिलती है। एक रिवर जो है वो किसी पहाड़ को इसलिए नहीं कट कर पाती क्योंकि रिवर बहुत ही फास्ट है, बट बिकॉज कॉन्स्टेंटली वो उस पहाड़ को कट करके अपना रास्ता बनाने की कोशिश करती है और एक दिन वो रास्ता बन जाता है और नदी उस पहाड़ के रीजन से बहती हुई नीचे आ जाती है। ठीक है जी, आपको भी यही करना है, परसिस्टेंटली मेहनत करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, एंड वन डे यू विल डेफिनेटली सक्सीड। ठीक है जी, ओके, बाय बाय। कल मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ।